आज हम क्या करेंगे? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करते हैं। ये हमारा 12th का एक इम्पोर्टेंट यूनिट है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज करेंगे। ठीक है, इसको एक बार हम कर चुके हैं क्लास के अंदर, एक बार मैं फिर बता देता हूँ। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी जब कोई दूसरा इवेंट हो चुका है। इसका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को अगर आप डिफाइन करना चाहते हो तो क्या कहोगे? Probability of occurrence of the one event when the other event is already occurred is known as the conditional probability of that event. It is represented by probability of A by B. अगर एक इवेंट आपका A है तो दूसरा इवेंट आपका B है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A by B, ये जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है P A by B, ये क्या रिप्रेजेंट करती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट A। ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए वेन, ठीक है, वेयर बी इज ऑलरेडी अकर्ड, वेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है पी ए बाई बी, ये क्या रिप्रेजेंट करती है? दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ द इवेंट ए व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड या बी इज अकर्ड। जब B हो चुका है तब A की प्रोबेबिलिटी किस तरीके से रिप्रेजेंट की जाएगी? पी ए बाई बी। अब ये किसके इक्वल होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई बी। इसको हम समझ चुके हैं, एक बार मैं फिर बता देता हूं। पी ए बाई बी कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप इसको ज्योमेट्रिकली समझने की कोशिश करिएगा। देखो, हम A इवेंट की इसके अंदर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं जब दूसरा इवेंट B हो चुका है। पी ए बाई बी का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ इवेंट ए व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड। जब बी हो चुका है उसके बाद आपका ए इवेंट का अकरेंस का प्रोबेबिलिटी पी ए बाई बी है। तो इसका मतलब ये कोई भी एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस ये ब्लॉक दिखा रहा है। ये जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक है ये किसी एक्सपेरिमेंट के सैंपल स्पेस को रिप्रेजेंट करता है। अब ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमने कैलकुलेट करनी है जब किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपका बी इवेंट ऑलरेडी हो चुका है। अब इस सैंपल स्पेस, ये कोई भी एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट के ऊपर ये बी नाम का इवेंट हो चुका है। मतलब कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, उस रैंडम एक्सपेरिमेंट के ऊपर क्या हो गया है? बी ऑलरेडी हो चुका है। अब बी के बाद या बी के ऊपर या बी के बिहाफ पे ए हो रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का मतलब जब बी हो चुका है किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट पे तो ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी, तो इसका मतलब ए आपका सैंपल स्पेस है किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट का। इस रैंडम एक्सपेरिमेंट के सैंपल स्पेस पर या इस रैंडम एक्सपेरिमेंट पे ये बी इवेंट ऑलरेडी अकर हो चुका है। अब बी के ऊपर ए हो रहा है, मतलब पहले बी हो चुका है आपका इवेंट किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के थ्रू, एक बी नाम का इवेंट ऑलरेडी हो चुका है। अब इसके ऊपर अगर ए हो रहा है, ठीक है, तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी माना जाएगा। अब बताओ भाई, किसी भी इवेंट की अगर हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं तो किसके इक्वल होती है? फेवरेबल, ठीक है, डिवाइड बाई टोटल। किसके इक्वल होती है भाई? किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो किसके इक्वल होती है? फेवरेबल डिवाइड बाई टोटल। अब मेरे पास, अब इस ए इवेंट के लिए मैं फेवरेबल ढूंढूंगा, ठीक है, और इस ए के लिए टोटल ढूंढूंगा, क्योंकि मुझे तो प्रोबेबिलिटी तो किसकी कैलकुलेट करनी है? ए की। कब? जब बी हो चुका है। बस फर्क इतना सा है कि बी हो चुका है, मेरे को यहां पर प्रोबेबिलिटी किसकी कैलकुलेट करनी है? ए की ही कैलकुलेट करनी है। लेकिन यहां पर ए की प्रोबेबिलिटी कब कैलकुलेट करनी है? जब बी हो चुका है। तो उसमें क्या फर्क होगा? ठीक है, क्या होगा? अब मेरे को ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब बी हो चुका है। बी हो चुका है मतलब किसी एक्सपेरिमेंट के सैंपल स्पेस पर ये बी आपका इवेंट हो चुका है, ठीक है। अब बी के ऊपर ए हो रहा है, तो फिर अगर किसी एक्सपेरिमेंट के सैंपल स्पेस पर एक इवेंट हो चुका है और उसके ऊपर अगर दूसरा होगा, तो दूसरा जो इवेंट है वो अपने फेवरेबल आउटकम किसमें से छांटेगा? जो आपका बी इवेंट इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर हो चुका है। तो इसका मतलब आपका जो ए इवेंट है वो अपने फेवरेबल किसमें से ढूंढेगा? इस बी इवेंट के अंदर से, क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट पे पहले ही बी इवेंट हुआ है और उस बी के ऊपर ए हो रहा है। तो फिर आपका ए जो है उसके लिए सैंपल स्पेस कौन होगा? उसके लिए सैंपल स्पेस आपका बी इवेंट के फेवरेबल आउटकम्स होंगे। मतलब इस एक्सपेरिमेंट के सैंपल स्पेस पर जो बी इवेंट हुआ है, तो बी के जो फेवरेबल है उन्हीं में से ए अपने फेवरेबल सेलेक्ट करेगा। अब बी के वो एलिमेंट जो ए को ए भी लाइक करेगा, मतलब बी के वो एलिमेंट जो ए के लिए भी फेवरेबल होंगे, वो एलिमेंट कौन कहलाएंगे? ए इंटरसेक्शन बी पोर्शन के एलिमेंट,
ठीक है, वो एलिमेंट कौन होंगे जो बी के अंदर हैं और ए के फेवरेबल हैं, ठीक है, तो वो कौन होंगे, ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि मान लीजिए ये आपकी ए की रिंग है, इस बी की रिंग के अंदर इतना जो पोर्शन है वो ए को सपोर्ट करता है, तो ए के फेवरेबल कौन हुए, ए इंटरसेक्शन बी। अब जब बी के ऊपर ए हुआ है तो ए के लिए सैंपल स्पेस कौन है, जो बी इवेंट के फेवरेबल आउटकम्स है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी किसके इक्वल होगा, फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल, तो टोटल तो किसके एलिमेंट होंगे, जो बी इवेंट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट है वो आपके ए के लिए क्या है, फेवरेबल, कब, जब बी हो चुका है, और ए के लिए नहीं, ए के लिए क्या है, टोटल, और ए के लिए फेवरेबल कौन है, जो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर है, मतलब जो ए इंटरसेक्शन बी के नंबर ऑफ एलिमेंट है वो बी के वो एलिमेंट हैं जो ए के लिए भी फेवरेबल है। तो जब कोई एक इवेंट हो चुका है किसी एक्सपेरिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग, उसके ऊपर अगर दूसरा इवेंट हो रहा है तो दूसरा इवेंट अपने फेवरेबल आउटकम्स किसमें से सिलेक्ट करेगा, जो पहले उस एक्सपेरिमेंट पे एक इवेंट हुआ है उस इवेंट के जो फेवरेबल हैं उन्हीं में से उसके ऊपर जो इवेंट होगा वो अपने फेवरेबल छांटेगा, और उस दूसरे इवेंट के लिए जो उसके ऊपर हो रहा है बी के ऊपर, ठीक है, उसके लिए टोटल सैंपल स्पेस कौन होगा, जो एक इवेंट हो चुका है उस एक्सपेरिमेंट के सैंपल स्पेस पर। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट बी, जो आपका ये बी इवेंट हुआ है इसके नंबर ऑफ एलिमेंट से डिवाइड करेंगे अगर ए और बी दोनों काम को, या ए और इंटरसेक्शन बी के नंबर ऑफ एलिमेंट को, तो मुझे क्या मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, मतलब एक ऐसे इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी जब दूसरा इवेंट कोई पहले से ही हो चुका है, तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। अब देखो, अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी को, ये नंबर ऑफ एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग कैलकुलेट करिए, आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो, अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इसको भी डिवाइड कर देता हूं नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट बी को भी डिवाइड कर देता हूं नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस, तो ए इंटरसेक्शन बी के नंबर ऑफ एलिमेंट को अगर मैं पूरे सैंपल स्पेस के नंबर ऑफ एलिमेंट से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए इंटरसेक्शन बी। किसकी प्रोबेबिलिटी होगी, देखो इस पोर्शन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को अगर पूरे सैंपल स्पेस के नंबर ऑफ एलिमेंट से डिवाइड किया जाएगा तो ये पोर्शन ए इंटरसेक्शन बी जो इवेंट है, ये जो पोर्शन है ये किस इवेंट को रिप्रेजेंट करता है, ए इंटरसेक्शन बी इवेंट को, तो ए इंटरसेक्शन बी के नंबर ऑफ एलिमेंट को पूरे सैंपल स्पेस के नंबर ऑफ एलिमेंट से डिवाइड करेंगे, दैट इज नोन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। व्हाट इज नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी, बी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस से, तो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी। तो आप इस फॉर्मूले को चाहे ऐसे याद रख लीजिए चाहे इसको ऐसे याद रख लीजिए। अब प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट में हमने क्या पढ़ लिया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी किसके इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बट दिस इज मीनिंगफुल व्हेन योर इवेंट बी हैविंग द प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो। बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो होनी चाहिए, तभी आपकी ये चीज मीनिंगफुल है। तो ये तो मैंने आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक बार दोबारा आपको कंसेप्ट बता दिया है। मेरा काम क्या है, मैं आज आपको इसकी प्रॉपर्टीज बताता हूं कि इसकी प्रॉपर्टीज हैं कुछ, वो प्रॉपर्टीज आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की पता रहनी चाहिए, ठीक है। ये हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक्सप्रेशन है, ए बाई बी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 1, अब जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो क्या है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की पहली प्रॉपर्टी क्या है कि किसी इवेंट की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब दूसरा हो चुका है वो भी 0 से 1 के बीच में लाई करती है। भाई किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में लाई करती है, तो किसी इवेंट की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी अगर आपसे वो प्रूव करवाता है कि शो करो 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, तो हम कैसे करेंगे, देखो हम इस बात को जानते हैं, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो बी का सबसेट होगा, क्योंकि दो का कॉमन, आप समझिएगा इस चीज को, ए इंटरसेक्शन बी, ये आपका ए सेट इवेंट है, ये बी इवेंट है, सेट बोलते हो तो ये ए सेट है, ये बी सेट है, ये पोर्शन ए इंटरसेक्शन बी है, क्या ये पोर्शन बी का टुकड़ा नहीं, ये ए इंटरसेक्शन बी जो होता है दो सेट का इंटरसेक्शन दोनों का सबसेट होता है, तो ए इंटरसेक्शन बी आप बी का भी सबसेट लिख सकते हो, ए का भी सबसेट लिख सकते हो। अब तो एक बात बताओ, अगर ए इंटरसेक्शन बी बी का सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट है बेटा वो क्या होंगे, या तो बी सेट के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट है उसके बराबर होंगे, नहीं उससे कम होंगे,
नहीं, अरे अगर ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बी का टुकड़ा है तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट या तो बी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट से कम होंगे या तो फिर बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ए और बी दो सेट के एलिमेंट इक्वल है बिल्कुल, तभी तो वो ए बी का सबसेट है। तो ए इंटरसेक्शन बी के नंबर ऑफ एलिमेंट लेस देन होंगे इक्वल टू होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी। अगर मैं दोनों साइड इस इक्वेशन को नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द सैंपल स्पेस से डिवाइड कर देता हूं तो ये क्या बन गया, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस, दैट इज नोन एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज लेस देन इक्वल टू दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेट बी। आपको ये पता चल गया कि इस कॉन्सेप्ट से हम क्या कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी लेस देन इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सेट बी से। अब किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हम पहले से ही जानते हैं छोटी क्लासेस से 0 से 1 के बीच में लाई करती है। तो इस इक्वेशन को अगर मैं दोनों साइड इस इक्वेशन को किससे डिवाइड करता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी से, तो लेस देन इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, मतलब ए की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या प्रूव कर दिया कि ए की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब बी हो चुका है वो 1 या 1 से क्या होगी, छोटी होगी। अब इसको 0 या 0 से बड़ा कैसे प्रूव करेंगे, तुम एक बात बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, भाई किसी भी इवेंट की, ये एक इवेंट है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 या 0 से ज्यादा होगी। क्यों, किसी, हमने तो ये छोटे क्लासेस से सीख रखा है, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी या तो 0 होगी नहीं तो 0 से बड़ी होगी। अच्छा, बी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 नहीं होगी, 0 से बड़ी होगी। ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी या तो 0 होगा या 0 से बड़ा, लेकिन बी का प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ा होगा। तो इन दोनों के डिवीजन का प्रोबेबिलिटी हम अगर कैलकुलेट करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आएगा, 0 या 0 से बड़ा, क्योंकि ऊपर वाली चीज 0 या 0 से बड़ी है, नीचे वाली चीज 0 से बड़ी है, तो दोनों का डिवीजन क्या होगा, या तो 0 या 0 से बड़ा। अब ये चीज क्या है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी क्या है, 0 या 0 से बड़ा। अब ये दो बातें आप कंबाइन कर दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी लेस देन इक्वल टू 1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इन दोनों बातों को अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो मेरी ये पहली प्रॉपर्टी प्रूव होगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी 0 या 0 से बड़ी होती है और 1 या 1 से छोटी होती है। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, किसकी, जो आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है उसकी। ठीक है, या यूं कहो कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की पहली प्रॉपर्टी है। उसके बाद अब इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो सेकंड है वो देखिए, वो इसी से ड्राइव कर देंगे हम। और एक आपको दो सेट का जो वेन डायग्राम है उससे जितने भी फॉर्मूले कैलकुलेट होते हैं, ठीक है, वो आपको क्लियर होने चाहिए। अब देखिएगा जो नेक्स्ट पोर्शन है, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 2, वो क्या है, हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी किसके इक्वल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट प्रोवाइडेड योर बी इवेंट प्रोबेबिलिटी शुड नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब नॉन जीरो होनी चाहिए तभी ये चीज मीनिंगफुल है, नहीं तो अनडिफाइंड हो जाएगा ये। अब देखो, अगर मैं ए की जगह ए का कॉम्प्लीमेंट या यूं कहो ए बार लिख देता हूं, भाई ए की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब बी हो चुका है, अब मैं निकालना चाहता हूं ए की ना होने की प्रोबेबिलिटी जब कोई दूसरा इवेंट हो चुका है, क्योंकि हमें दोनों चीज कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। तो किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी जब बी हो चुका है तो ये कैलकुलेट किया। अब मैं ए बार की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहता हूं, कब, जब बी हो चुका है, तो ए की प्रोबेबिलिटी जब बी हो चुका है तो ये होगी। अब ए की ना होने की प्रोबेबिलिटी जब कोई दूसरा इवेंट हो चुका है तो क्या होगी, देखो आप इस एक्सप्रेशन के अंदर जहां भी ए है वहां पर ए बार लिख दीजिए। ये जो भी फॉर्मूला है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, ए इवेंट की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो एक्सप्रेशन है, इसके दोनों साइड आप जहां भी ए है उसको ए बार से रिप्लेस कर दीजिए। कर दिया तो ये आपके ए बार के कॉरेस्पॉन्डिंग ये दोनों साइड ऐसे आएंगी। अब हमें तो क्या कैलकुलेट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार बाई बी दैट इज इक्वल टू, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसकी सिंप्लीफिकेशन के लिए आपको दो सेट का वेन डायग्राम का प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेशंस पता होना चाहिए, जितनी भी बनती हैं। ये आपके पास सेट ए है, ये सेट बी है, सेट कहो या इवेंट कहो, सैंपल स्पेस, ये इवेंट ए, ये इवेंट बी। ठीक है, अब ये सैंपल स्पेस है तो ये दोनों इवेंट है, और अगर ये यूनिवर्सल सेट लेते हो तो ये भी दो सेट है। अब तुम एक बात बताओ, ये कौन है, ए इंटरसेक्शन बी, अब ये पोर्शन मैंने आपको +1 में बता भी दिए थे, ये कौन है, ए इंटरसेक्शन बी। ये कौन होता है, ये जो पोर्शन है आपका, ये जो डॉटेड पोर्शन है, ये कौन होता है बताइए।
और ये जो पोर्शन है इधर जो स्टार रीजन है ये कौन होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट के अकॉर्डिंग बताइए कि ये जो आपके पास पोर्शन है ये कौन है? ये बी के बार मतलब बी कॉम्प्लीमेंट और ए का कॉमन पोर्शन है। देखो ये अगर आपके पास कोई भी एक वेन डायग्राम बनाता हूं मैं, ये यूनिवर्सल सेट है और ये सेट आपका ए है, तो ये जो बाहर का रीजन है जितना भी, ये कौन होता है? ये इस सेट का कॉम्प्लीमेंट या बार या ए कॉम्प्लीमेंट होता है। समझ में आ गई? मतलब जो आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स है जो यूनिवर्सल सेट या सैंपल स्पेस को बता रहा है, उसके अंदर कोई भी इवेंट है उसका, तो उसके बाहर जितना भी पोर्शन है, क्योंकि किसी भी ए का जो बार होगा वो u माइनस ए होगा, ठीक है ना? किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट या ए कॉम्प्लीमेंट या ए बार क्या होता है? u माइनस ए होता है। यूनिवर्सल सेट में से उस एलिमेंट को हटा दो, बाकी जो भी पर्सन बच गया यूनिवर्सल सेट में वो उसका कॉम्प्लीमेंट है। अब देखो ये जो पोर्शन है बी की रिंग से बाहर कौन है? बी कॉम्प्लीमेंट। ये कौन है? ए। ये कौन है? ए। अब बी के कॉम्प्लीमेंट का ए के साथ अगर कॉमन लिया जाएगा तो यही आएगा, दिस इज द कॉमन पोर्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट एंड ए। तो इसका मतलब ये क्या है? ए इंटरसेक्शन बी बार, ठीक है? ये कौन है? दिस इज बी का इंटरसेक्शन या बी का कॉमन है किसके साथ? ए बार के साथ, क्योंकि ए की रिंग से बाहर इस रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर जो ए की रिंग है, इस रिंग से बाहर पूरा ए कॉम्प्लीमेंट है। अब जो ए की रिंग से बाहर पूरा ए कॉम्प्लीमेंट है उसके साथ ये पोर्शन बी का क्या है? कॉमन। तो दिस इज द कॉमन पोर्शन ऑफ बी एंड ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट और बी के अंदर ये कॉमन हिस्सा आता है, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ये इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये आपको पता है। अब देखो अभी हम अगर यहां पर हम नंबर ऑफ एलिमेंट कैलकुलेट करते हैं किसके? ए इंटरसेक्शन बी बार के, तो ए इंटरसेक्शन बी बार पोर्शन के जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो किसके इक्वल है? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ इवेंट ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ इवेंट ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि पूरे ए की रिंग में से ए इंटरसेक्शन बी हटा दो तो आपको ए इंटरसेक्शन बी बार मिलेगा। इसका मतलब होता है ए ओनली। ये क्या होता है? ए ओनली। ये क्या होता है? बी ओनली। अगर मैं दोनों साइड इस इक्वेशन को नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द सैंपल स्पेस से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या कहलाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी बार इवेंट की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इवेंट। इसी तरीके से अगर मैं बी इंटरसेक्शन ए बार की, ठीक है ना, तो ए बार इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहूंगा तो क्या आएगी? वो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। आप इस बात को याद रखेंगे, दोनों को समझ में आ गई? ये दोनों पॉइंट आपने याद रखने हैं कि ए इंटरसेक्शन बी बार की प्रोबेबिलिटी का एक्सप्रेशन क्या होता है और ए बार इंटरसेक्शन बी, या यूं कहो बी इंटरसेक्शन ए बार की प्रोबेबिलिटी का एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिएगा, अब हमें यहां आ जाना है। अब ये किस लिए किया है? इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा? बी इंटरसेक्शन ए बार की प्रोबेबिलिटी, तो बी, ये तो ए बार है, तो बी इंटरसेक्शन ए बार की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार बाई बी इज इक्वल टू, डिवाइड कर दो, दोनों के नीचे सेपरेट करोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को, तो माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये क्या बन गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार बाई बी इज इक्वल टू, कैंसिल, 1 माइनस व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी? दिस इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए where b is already occurred. तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ ए बार डिवाइड बाई बी। तो किसी इवेंट के ना होने की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी के इक्वल होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी अगर ये एक्सप्रेशन रखता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार बाई बी जो होता है वो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी के इक्वल होता है। दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी। ठीक है, ये कंडीशनल जो आपकी प्रॉपर्टी है उसकी सेकंड प्रॉपर्टी है। अब मैं आपको एक चीज यहीं से बता देता हूं, जो हमने वेन डायग्राम का ये कॉन्सेप्ट के लिए यहां पर टच किया है। अब इसी से देखना, मैं आपको एक चीज बता देता हूं। डी मॉर्गन्स लॉ का पार्ट हमने +1 में पढ़ा था। देखो ये पूरा पोर्शन अंदर का कौन है? ए यूनियन बी। एक बार पूरे पोर्शन को अगर आप, ये जो दोनों रिंग है ना, दोनों का पूरा इंटीरियर रीजन वन टाइम क्या कहलाएगा? ए यूनियन बी।
अगर मैं ए यूनियन बी को देखता हूं तो ए यूनियन बी अंदर की सारी जगह है, ठीक है, जितनी मैंने ये साइड की हुई है। अगर मैं इस पूरे ब्लॉक के अंदर से ए यूनियन बी को हटाऊंगा तो बाहर वाला ये जो पोर्शन है ये क्या होगा, फिर ये जो पोर्शन है ये कौन है, ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है या बार है। ये कौन है, ए यूनियन बी का बार। कौन सा, जो रिंग के साइड अंदर की साइड जगह है उसके बाहर इस ब्लॉक में जो भी पोर्शन है ये ए यूनियन बी का होल बार है। अब ये किसके इक्वल होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट ए की रिंग से बाहर, बी का कॉम्प्लीमेंट बी की रिंग से बाहर। तो ये जो रीजन है, ध्यान से देखो इस डायग्राम को, ये ए बार और बी बार का कॉमन रीजन भी है। जो यही रीजन है ये ए बार और बी बार का कॉमन रीजन भी है। इसको समझने की जरूरत आपको। ये आपका वेन डायग्राम है, ये ए और ये बी है, इस दोनों को सेट कर लीजिए, यूनिवर्सल सेट लिख दो, इवेंट कहते हो, सैंपल स्पेस लिख दो, बात तो एक ही है। अब देखो ए की रिंग से बाहर, देखो मैं क्या समझा रहा हूं कि यही रीजन, आपको ये तो पता चल गया कि ए यूनियन बी का ये कॉम्प्लीमेंट है। क्यों, क्योंकि ये यूनिवर्सल सेट है या सैंपल स्पेस है। तो ये जो पूरा अंदर का साइडेड रीजन है ये ए यूनियन बी है। तो पूरे सैंपल स्पेस में से अगर ए यूनियन बी हटाऊंगा तो बाहर क्या मिलेगा मेरे को, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट या बार मिलेगा। अब देखो ये ए और ये बी है, अभी यही इसी रीजन को हम क्या कहते हैं, ए बार और बी बार का कॉमन रीजन। कैसे, देखो ये ए के रिंग से बाहर पूरा का पूरा, जो मैं ये ब्लू मार्कर दिखा रहा हूं, इस बॉक्स के इंटीरियर में इस ए के रिंग से बाहर पूरा का पूरा कौन है, ए कॉम्प्लीमेंट, सही है। अब मैं बी कॉम्प्लीमेंट दिखा रहा हूं, बी की रिंग से बाहर पूरा का पूरा जितना इसका इंटीरियर पार्ट है, बी की रिंग से बाहर इस ब्लॉक के अंदर जितनी भी जगह है वो कौन है, वो बी का कॉम्प्लीमेंट है। समझ में आ गया। अब देखो तुम, ये जो जगह है जिसके अंदर ब्लू मार्कर भी आता है और ब्लैक मार्कर भी आता है, वो जगह कहां है, जो मैंने अभी सेंड किया है इससे बार बार। देखो इस जगह में ओनली ब्लैक, ओनली क्या है, ब्लैक है, और इस जगह में क्या है, ओनली ब्लू, ओनली को कौन है, ब्लू। इसमें क्या है, बाहर सारा, इस जगह के अंदर तो कौन सा भी नहीं है। अब ये जो जगह बच गई बाहर, जिस जगह के अंदर ब्लू मार्कर भी है, ब्लू मार्कर बता रहा है ए कॉम्प्लीमेंट को, ब्लैक मार्कर बता रहा है बी कॉम्प्लीमेंट को। तो जहां पर ब्लू और ब्लैक दोनों मार्कर हैं वो क्या बताएंगे, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के कॉमन पोर्शन को। तो यही जगह आपकी किस में आती है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के कॉमन पोर्शन में। और इसी जगह को हम क्या कह सकते हैं कि पूरे ए यूनियन बी का ये क्या है, बार है। इसीलिए ए यूनियन बी का होल बार या ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, या यूं कहो ए बार और बी बार का इंटरसेक्शन, दोनों बातें सेम होती हैं। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बार ए यूनियन बी का होल बार इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बार इंटरसेक्शन बी बार आर इक्वल। दोनों सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट या दोनों इवेंट के नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर मैं इस इक्वेशन को दोनों साइड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द सैंपल स्पेस से डिवाइड करता हूं तो मुझे ये क्या मिलेगा भाई, किसी इवेंट के नंबर ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द सैंपल स्पेस, दिस इज नोन एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल बार। ये क्या कहलाएगी, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए बार इंटरसेक्शन बी बार। तो हमने क्या पढ़ लिया है कि ए बार इंटरसेक्शन बी बार की प्रोबेबिलिटी को आप किसके इक्वल लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल बार। अब इसी की डी मॉर्गन्स लॉ की सेकंड फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड क्या कहती है कि ए इंटरसेक्शन बी का जो होल बार है वो ए बार और बी बार का यूनियन होता है। समझिएगा, ए इंटरसेक्शन बी का होल बार, ये आपके पास दो सेट का वेन डायग्राम है। ये एक सेट ए है, ये दूसरा सेट बी है। अब ए इंटरसेक्शन बी पोर्शन कौन सा है, ये आपका इंटरसेक्शन बी है। अब ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट या ए इंटरसेक्शन बी बार जगह दिखाना चाहते हैं हम क्या कह रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का बार होल बार किसके इक्वल होता है, ए बार यूनियन बी बार के इक्वल होता है। मतलब इन दोनों इवेंट के नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होंगे। तो वेन डायग्राम में इन दोनों जगह को ये दोनों जगह सेम आनी चाहिए। देखो ये ए इंटरसेक्शन बी है, अब ये सैंपल स्पेस है, तो ए इंटरसेक्शन बी का बार कौन होगा, ए इंटरसेक्शन बी के बाहर
और सैंपल स्पेस के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो ए इंटरसेक्शन बी का बार है, तो ए इंटरसेक्शन बी का बार कौन हो गया, ए इंटरसेक्शन बी के बाहर इस ब्लॉक में, मतलब इस सैंपल स्पेस में ए इंटरसेक्शन बी रीजन से बाहर जितनी भी जगह है, ये जगह कौन है, ये जगह आपकी ए इंटरसेक्शन बी के बार को रिप्रेजेंट करती है। अब ये जगह, ये जो ए इंटरसेक्शन बी बार की जगह है, ये बराबर है ए बार यूनियन बी बार के। कैसे, देखो अब एक डायग्राम और बना देता हूं मैं, ए बार यूनियन बी बार के, ये ए है, ये कौन आपका बी है, ए बार और बी बार का यूनियन करना है, तो ए बार बताओ कौन है, ए बार तो ए की रिंग से बाहर जितनी भी जगह है इस सैंपल स्पेस के अंदर, ए की रिंग से बाहर जितनी भी जगह है ये ए बार है, और बी की रिंग से बाहर इसके अंदर जितनी भी जगह है ये कौन है, बी बार है। अब जब यूनियन करेंगे आप, जब आप यूनियन करेंगे तो सारा इकट्ठा होगा एक बार, तो ये जगह पूरी की पूरी क्या है, ए बार और बी बार का इकट्ठापन है। क्या इस जगह में ये जगह आ रही है, नहीं, तो यही इसी जगह को हम क्या कह रहे हैं, यही जो जगह है इसको हम क्या कह रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी का होल बार। क्या ये जगह इंटरसेक्शन बी के होल बार के बराबर नहीं है, और यही जगह ए बार और बी बार का यूनियन भी है, इसीलिए हम इस इक्वेशन को भी लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी का होल बार नहीं, ए इंटरसेक्शन बी के होल बार के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी का होल बार किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बार यूनियन बी बार। अगर इस इक्वेशन को भी मैं दोनों साइड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द सैंपल स्पेस से डिवाइड करता हूं तो ये क्या कहलाएगा, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का होल बार दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार यूनियन बी बार इवेंट। ठीक है, तो अब दूसरी चीज ये है, ठीक है, तो 2 + 2 4, ये 4 पार्ट आपने याद रखने। 2 सेट का जो वेन डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग हमने ये चीजें पहले भी क्रिएट की थी +1 में, अब आपको ये मेमोराइज हो जानी चाहिए। अब 2 प्रॉपर्टी मैं कर चुका हूं, जो थर्ड प्रॉपर्टी है जो हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो थर्ड प्रॉपर्टी है उसको देखते हैं हम। देखिएगा, देखो थर्ड प्रॉपर्टी है, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्या कहती है ये, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी जानते हैं आप किसके इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट बी प्रोवाइडेड योर इवेंट बी हैविंग द प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो। ठीक है, अब देखिएगा जो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है कि सैंपल स्पेस की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो कितनी होगी, S बाई ए। मतलब जब कोई इवेंट B हो चुका है या A हो चुका है तो S की प्रोबेबिलिटी अगर हमसे कैलकुलेट करना है, मतलब सैंपल स्पेस की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये बहुत आसान है। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, S इंटरसेक्शन B, A की जगह S आ जाएगा डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अब तुम न्यू बताओ सैंपल स्पेस और B इवेंट का कॉमन पोर्शन क्या होगा। ये आपका B इवेंट है, ये सैंपल स्पेस है, तो इस B और सैंपल स्पेस का क्या कॉमन होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ द B। अरे S इंटरसेक्शन B तो क्या आएगा, B तो आएगा, बिकॉज B इज द सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस, B इसी का तो सबसेट है, डिवाइड बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट B। ये कैंसिल, रिजल्ट कितना आएगा 1। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि सैंपल स्पेस की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी 1 होती है। अब इसकी लास्ट प्रॉपर्टी देखिएगा, ठीक है, ये थर्ड प्रॉपर्टी थी। जो फोर्थ प्रॉपर्टी है ये इंपॉर्टेंट है, इसका एक्सप्रेशन भी आना चाहिए और वैसे भी आपको इसका रिजल्ट याद रखना है। क्या कहती है ये, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बाई ई। ठीक है, मतलब दो सेट के या दो इवेंट के यूनियन का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब कोई इवेंट ई हो चुका है, ये किसके इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई प्लस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ई इज ऑलरेडी अकर्ड माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई ई। इस रिजल्ट को भी आपने याद रखना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बाई ई मतलब ए यूनियन बी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई प्लस बी बाई ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई ई। अब इसका अगर हम प्रूफ करते हैं तो इसका प्रूफ कैसे करेंगे, देखो इसी एक्सप्रेशन को यूज करेंगे किसी भी इवेंट की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का। यही एक्सप्रेशन हमने कैलकुलेट किया है। कैसे यूज करेंगे इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बाई ई आप कैलकुलेट करें, इसका एक्सप्रेशन लिखें। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, किसी भी इवेंट की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब दूसरा हो चुका है तो किसके इक्वल होता है एक्सप्रेशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या,
जो जिसकी कैलकुलेट करनी है जो हो चुका है उन दोनों का इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी आता है ऊपर। अब हमारा जो हो कि जिसकी कैलकुलेट करनी है वो ए यूनियन बी है और जो हो चुका है वो ई है। तो जो हो चुका है उसके साथ जिसकी कैलकुलेट कर रहे हो उसका इंटरसेक्शन लोगे ऊपर, और नीचे आपके पास किससे डिवाइड किया जाता है, जो इवेंट हो चुका है उसकी प्रोबेबिलिटी से। यही एक्सप्रेशन यूज किया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी किसके इक्वल है, ए इंटरसेक्शन बी बाई बी की प्रोबेबिलिटी। तो ये क्या है ए, ये कौन है बी, तो ए इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सोल्व करो अब इसको। आप कैसे सोल्व करेंगे, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ई, तो ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए बराबर होता है, तो मैं ई को पहले लिख लेता हूं, ई इंटरसेक्शन ए यूनियन बी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ई। अब क्या होता है बेटा, सेट के अंदर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा था, क्या कि अगर बाहर आपके पास ए यूनियन है और अंदर इंटरसेक्शन है, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, तो मैं इस यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं दोनों साइड के साथ उनके बीच वाले ऑपरेशन के कोरस्पोंडिंग। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ऑफ ए यूनियन सी, इसको लिखा जा सकता है। या फिर क्या हो कि बाहर इंटरसेक्शन हो अंदर यूनियन हो, तो ये इंटरसेक्शन भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों साइड के साथ उनके बीच वाले ऑपरेशन यूनियन के कोरस्पोंडिंग। आप ए इंटरसेक्शन सी दोनों के साथ अपने इंटरसेक्शन को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो और यूनियन को भी, ठीक है। अब यहां पर हम इस ऑपरेशन को यूज करेंगे, तो ई इंटरसेक्शन क्या है, ए यूनियन बी है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करेगा, ये अप्लाई करो। क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ए, मतलब ए इंटरसेक्शन ई डिस्ट्रीब्यूट होगा, बीच वाला ऑपरेशन कौन सा है यूनियन, और आगे कौन आएगा ए इंटरसेक्शन बी, मतलब बी इंटरसेक्शन ई, ऐसा ही लिखेंगे, डिवाइड बाय नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ई। अब बताओ ये ए है ये बी है, बीच में यूनियन है, भाई दो सेट के यूनियन का प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट सेट ए इंटरसेक्शन ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड सेट बी इंटरसेक्शन ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अरे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी करो, ए इंटरसेक्शन ई ये ए है, इसका इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ई के साथ, नीचे क्या आएगा आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ई। अब तुम इसका बताओ, ए का ई के साथ इंटरसेक्शन, फिर उसका इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ई के साथ, तो इस पार्ट का क्या मतलब है कि भाई ए इंटरसेक्शन ई बी इंटरसेक्शन ई फिर दोनों का इंटरसेक्शन, तो इसका मतलब यही है कि ए बी और ई तीनों साइड का कॉमन पोर्शन। अरे ए इंटरसेक्शन ई किया, बी इंटरसेक्शन ई किया, फिर दोनों का क्या किया इंटरसेक्शन किया, इसका मतलब ये तीनों के क्या बताता है, कॉमन पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसका जो लास्ट स्टेटमेंट है तो हम क्या लिखेंगे इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ई डिवाइड बाय नीचे क्या आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ई। सेपरेट कर दो अब आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ई डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ई, एक ही बात है, डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अब आप बताओ ये क्या चीज है, ये कौन है, ये किसका फॉर्मूला हो गया, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई। ये किसका है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ई। और ये किसका है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ई डिवाइड बाई ई, तो दिस इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, कब, जब ई हो चुका है, ठीक है। तो ये आपके पास इसका एक्सप्रेशन होता है, किसका होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी डिवाइड बाई ई, मतलब ए यूनियन बी का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब ई हो चुका है। अब इसके अंदर एक कंडीशन आती है कि इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अगर आपके पास जो ए और बी इवेंट है ये कैसे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, अगर इसमें जो ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो फिर ए इंटरसेक्शन बी सेट का किसके इक्वल होगा, फाई के इक्वल, मतलब दोनों का कॉमन क्या हो जाएगा, फाई। अगर ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो दोनों एक सेम ट्रायल ऑफ द एक्सपेरिमेंट पर एक साथ नहीं हो सकते, तो इनका ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, फाई, तो फाई की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी क्या आएगी, जीरो, तो इसका मतलब फाई की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जीरो आएगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ई के इक्वल ही होता है इफ
ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, ठीक है, तो फिर ए यूनियन बी बाई ई की जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ई के इक्वल होगी। आपने जितना मैंने बताया इसका आपने नोट्स बनाना है, कल हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के।